एक अवेंजिंग स्पिरिट ये गुई के सामने उड़कर आई। अगर वो एक साधारण सोल एम्परर होती तो उसे एक ईवल सोल मास्टर का सामना करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता। यदि वो पर्याप्त सतर्क नहीं होती तो उसका स्पिरिचुअल सी प्रभावित हो सकता था। हालांकि ये गुई के खिलाफ वो आत्मा केवल सुनहरी रोशनी गोल्डन लाइट से चमक उठी, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो आत्मा दर्द से चीखी और गायब हो गई। पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन ने उस आत्मा को ये गुई के शरीर में खींच लिया ताकि उसकी कल्टिवेशन बढ़ सके। नतीजतन ये गुई की फाइटिंग स्ट्रेंथ पूरी तरह से बाहर आ गई, क्योंकि वो आइस बेयर किंग की सुरक्षा में लड़ रही थी। वो हर ईवल सोल मास्टर के लिए एक नाइटमेयर थी। हुओ युहाओ ने उसे बचाने के लिए पहले सब कुछ दांव पर लगा दिया था, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से ईवल सोल मास्टर्स को रोक सकती थी। जैसे जैसे उसकी क्षमताएं बढ़ीं, उसकी डिटरेंस और भी मजबूत हो गईं। ये गुई पहले से ही सोल सेज बनने के करीब थी। इस लड़ाई के बाद उसे विश्वास था कि वो ब्रेक थ्रू कर लेगी। जब ऐसा होगा तो उसके होली एंजल के 4 पंख विंग्स होंगे और उसकी समग्र क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी। तब वो एक ईवल सोल डुलुओ से भी नहीं डरेगी। नन क्यू ये गुई के बगल में रहकर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। ये गुई का होली एंजल सबसे प्रभावी था, जबकि नान क्यू अपनी रूबी ड्रैगन्स एनिहिलेशन क्षमताओं का उपयोग उसकी रक्षा के लिए कर रही थी। सिर्फ नान क्यू ही नहीं, शाओ शाओ भी ये गुई की रक्षा कर रही थी। उसका 3 लीव सोल क्रश कॉल्ड्रन एक कंट्रोल टाइप मार्शल सोल के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि दुश्मनों को अलग किया जा सके। इसने बहुत सारे दुश्मनों को सीधे ये गुई के सामने आने से रोक दिया। उनके अलावा बाकी सभी ने भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। जियांग नन्नन की क्षमताएं रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन स्पिरिट के साथ जुड़ने के बाद बहुत बढ़ गई थीं। इस समय 3 मीटर से अधिक लंबा एक अजगर युद्ध के मैदान में तबाही मचा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें वे सभी क्षमताएं थीं जो जियांग नन्नन के पास थीं। ये अकेला ही इक्सू सांशी के गोल्डन टॉर्टोइस जितना मजबूत था। जियांग नन्नन पहले ही अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी में बदल चुकी थी, लेकिन ये उसका सॉफ्ट बोन रैबिट नहीं था, बल्कि उसने अपनी ट्रू बॉडी को अपने रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन में मिला दिया था। वो युद्ध के मैदान में हलचल पैदा करने के लिए अपने अजगर के आकार पर भरोसा कर रही थी, और ईवल सोल मास्टर्स इकट्ठा होने में असमर्थ थे। शाओया बे ने टैंग या को चिल्लाकर पुकारा, जिसने अपनी ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर उठा ली थी। टैंग या का शरीर कांप गया। वो पहले से ही थोड़ा हिचकिचा रही थी। जब उसने बेबे की पुकार सुनी तो उसकी हरकतें और भी धीमी हो गईं। बेबे ने अपना ड्रैगन एम्परर्स रेल्म क्वेक हटा दिया और धीरे धीरे टैंग या की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ उसका शरीर थोड़ा धुंधला होता गया। 3 कदमों के बाद उसके ड्रैगन स्किल्स पूरी तरह से गायब हो गए थे और उसने अपना मार्शल सोल वापस खींच लिया था। उसने अपना असली रूप दिखाया। शाओया, मैं बेबे हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? बेबे टांग या की ओर बढ़ा। शू सांशी ने अपनी गोल्डन श्वानवू शील्ड को कसकर पकड़ा। उसे बेबे की चिंता थी, लेकिन वो उसे इस समय रोक नहीं सकता था। उसने बेबे की आंखों में वो डिटरमाइंड लुक देख लिया था। वो जानता था कि बेबे ने अपना मन बना लिया है। एक भाई के रूप में वो उसे रोक नहीं सकता था। अगर वो जियांग नन्नन के साथ ऐसी स्थिति में होता तो वो भी यही करता। बेबे लगे रहो, सू सांशी मन ही मन चिल्लाया। यदि कुछ गलत हुआ तो वो तुरंत बेबे को बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा। टैंगिया थोड़ी सुन्न डेज्ड खड़ी थी। उसके पैरों के पास अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास नाच रही थी। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया। उसकी ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर एक गहरे नीले रंग की रोशनी के साथ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान को भी चीर सकती है। लेकिन उसने इसे बेबे की ओर नहीं चलाया। बेबे अभी भी उसकी ओर चल रहा था। उसकी नज़र और भी कोमल जेंटल हो गई थी और उससे कोई सोल पावर अंजुलेशंस नहीं आ रही थी। शाओया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? तुम मेरी शाओया हो और हमेशा रहोगी। अगर तुम हमला करना चाहती हो तो मुझे मार डालो। मुझे तब भी खुशी होगी अगर मेरा खून तुम्हारे शरीर पर लगे। पास मत आओ, टैंग या अचानक चिल्लाई। युद्ध के मैदान में ये उसकी पहली आवाज थी। उसकी आवाज अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी, बल्कि वो थोड़ी डरी हुई और पैनिकी लग रही थी। उसे बोलते सुनकर एक्सयू संशी ने राहत की सांस ली। बेबे को देखकर टैंग या की भावनाएं जाग गई थीं। इसका मतलब था कि वो अभी भी उसकी मेमोरी में था। बेबे ने टांग या की बात नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। पास मत आओ, टैंग या की आवाज और तेज हो गई। उसकी बर्फीली आंखों में अनिश्चितता भरी थी। शाओया, मैं बेबे हूं। आखिरकार वो उसके सामने था। उसने अपना भाला स्पीयर नहीं चलाया, यहां तक कि उसके हाथ में भाला कांप रहा था। बेबे सीधे भाले की ओर बढ़ा और भाले की नोक उसके कंधे में चुभ गई। भाले की नोक पर खून का एक निशान था।
जैसे जैसे टैंगिया की कल्टीवेशन बढ़ी थी, भाला खून सोखने में सक्षम हो गया था। जैसे ही उसने खून सोखा, उसने अपने अंदर के डार्क पॉइजन एलिमेंट्स को दुश्मन के खून में मिला दिया। बे पीला पड़ गया, लेकिन उसकी नज़र अभी भी उतनी ही कोमल थी। शाओया, मैं बे हूं। ये देखकर कि उसके भाले ने बे के कंधे को चीर दिया है, टैंगिया दंग रह गई। वह उसे फटी आंखों से देखने लगी। बे 1 इंच और आगे बढ़ा। तुरंत भाला उसके अंदर और गहराई तक चला गया। शुरू से अंत तक बे के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। शाओया, मैं बे हूं, बे धीरे से पुकारता रहा। आह! टैंगिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी और गुस्से में अपने हाथ से भाला छोड़ दिया। बिना सोल पावर के उसका भाला तुरंत गायब हो गया। टैंगिया के आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास भी तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपने सिर को हाथों से पकड़ लिया। मेरा सिर दर्द कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बे ने अपने कंधे के दर्द को सहा और आगे बढ़कर टैंगिया को गले लगा लिया। भले ही टैंगिया का शरीर इस समय बर्फीला था और अंधेरे की तीव्रता और ऑफ डार्कनेस से भरा था, गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। कितने साल हो गए थे जब से टैंगिया लापता हुई थी? कई साल बीत चुके थे। आखिरकार वो उसे फिर से अपनी बाहों में पकड़ने में कामयाब रहा। शाओया, तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी कितना धन्य ब्लिसफुल महसूस कर रहा हूं। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ये देखकर कि बे सफल हो गया है, इक्शु संशी खुश था। वो बे की ओर दौड़ा और फुसफुसाया, ठीक है, जल्दी चलो ताकि हम छोटे जूनियर हुओ युहाओ को जाने के लिए कह सकें। बे ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसके बाद वो टैंगिया को उठाकर मास्करेड डुलुओ के तंबू की ओर भागा। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का दरवाजा पहले से ही खुला था। सनमून एम्पायर का कमांडेंट, इंपीरियल ट्यूटर और होली गोस्ट चर्च के नेता के रूप में जोंगली वू मुख्य सीट पर बैठा था। कई आदेश पहले ही पारित किए जा चुके थे। पूरा बेस इस लड़ाई में व्यस्त था। जोंगली वू बहुत गंभीर था। इतनी देर बाद भी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारे सैनिकों को क्या हुआ है? जोंगली वू ने लिनहे से पूछा। लिनहे ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी समय हो गया है, मैसेंजर्स को लगातार जानकारी देनी चाहिए। तंबू के बाहर सन्नाटा छा गया था। वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई और संदेशवाहक नहीं आया था। ओह! जोंगली वू के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वो तुरंत खड़ा हो गया। चीजें सही नहीं हैं। बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? भले ही ये तंबू शोर को रोकता है, लेकिन बाहर कुछ हलचल तो होनी चाहिए। चलो बाहर चलकर देखते हैं। बेशक कोई संदेशवाहक नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्करेड डुलुओ हुओ युहाओ बाहर था। स्पिरिचुअल बैरियर लगाने के बाद हुओ युहाओ ने संदेशवाहकों की 3 लहरों को रोक दिया था। उसने उन्हें अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के माध्यम से एक अंधेरे कोने में फंसा दिया था और वे बेहोश थे। तंबू का पर्दा हटा और जोंगली वू सबसे पहले बाहर निकला। ये देखकर कि जोंगली वू बाहर आ गया है, हुओ युहाओ सतर्क हो गया। दूसरी तरफ अभी काम खत्म नहीं हुआ था। अभी हर कोई पीछे नहीं हटा था। हुओ युहाओ जानता था कि वे अभी समय के लिए लड़ रहे थे। हर बीतता सेकंड उसके साथियों को और सुरक्षित बना देगा। बे ने अभी शाओया को उठाया था और अपने तंबू की ओर भागने ही वाला था।